स्टूडेंट्स SN2 जैसा कि नाम से पता लग रहा है SN2 रिएक्शन। अब हम SN2 की बात कर लेते हैं कि आखिर SN2 क्या है। तो इट इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो दो होता है। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, या इट इज बाईमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. It is the bimolecular nucleophilic substitution reaction. देखिए स्टूडेंट्स, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है, नहीं, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसका अगला पॉइंट अपना आएगा, इट इज कंप्लीटेड in only one step, ये केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। तो देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, बट इन द प्लेस ऑफ इंटरमीडिएट वी फाइंड, या हम यहां पर एक क्या करेंगे, वी ऑब्टेन ए ट्रांजिशन स्टेट, हमको एक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, there are no formation of any type of intermediate but a transition state transition state occur in this reaction, तो स्टूडेंट्स यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखें, देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, यहां पर किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता है, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट अकर इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं आखिर कैसे ये वन स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये रहा आपका, कोई भी मैं एल्काइल हैलाइड यहां पर ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3, और यानी कि मैं ले लेता हूं यहां पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH3, और ये रहा आपका CH, ठीक है, ये रहा, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, CH3 CH, और ये रहा C2H5H, बड़ा कर देते हैं इसको, हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव बना देते हैं ताकि हमारी जो कंडीशन है वो इस पर सीधा सीधा हम इसको अप्लाई कर सकें। तो C2H5, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन, और ये आपका X, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर ये आपका ट्रांजिशन स्टेट से पहले जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो बड़ा स्लो होता है और RDS होता है। इस स्टेप के अंदर देखिए, स्टेप पूरा एक ही है, कोई सेकंड स्टेप नहीं है। यहां पर ये कार्बन काइनेल कार्बन है, आपको नजर आ रहा होगा, जो कि मैंने अभी SN1 के अंदर बताया आपको। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसी टाइम आपका हैलाइड ग्रुप वहां पर अटैच है। तो स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ होते हैं। फर्स्ट SN1 के अंदर हमने देखा था केवल एल्काइल हैलाइड था, न्यूक्लियोफाइल नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ साथ होते हैं। जिस टाइम पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी टाइम पर आपका हैलाइड ग्रुप भी अटैच होगा।
तो थोड़ी देर के लिए, अच्छा देखिए न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, इसके पीछे रीजन यहाँ पर पहले से हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर ऑलवेज बैक साइड से अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑलवेज बैक साइड, ऑलवेज बैक साइड ऑन द अटैकिंग कार्बन स्पीसीज। ये आप ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल हमेशा हैलाइड ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जैसे ही इसका अटैक होगा वैसे ही एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और आपको ये नहीं सोचना है, ये थोड़ी देर के लिए एक्स और ये न्यूक्लियोफाइल, तो थोड़ी देर के लिए आपका एक्स यानी कि हैलाइड ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप दोनों एक साथ एक ही जगह पर अटैच होते हैं, आगे पीछे अटैच होते हैं। तो ये जो स्टेट बनती है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, इसे अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब यहां पर जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा दोनों में से, देखो दोनों में से एक को जाना है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, हम भी जानते हैं, तो या तो ये जुड़ा रहेगा या ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आपका हैलाइड ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप यानी कि, तो बेटर लिविंग ग्रुप जो होगा आपका बेटर लिविंग ग्रुप, वो यहां से पहले लीव कर जाएगा। इट मींस आपके हेलोजन को देखा जाएगा कि कौन सा हेलोजन बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और वही हेलोजन, वही एल्किल हैलाइड आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो मैं हेलोजन का ऑर्डर लिख रहा हूं बेटर लिविंग ग्रुप का कि कौन सा हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है और वो जल्दी से निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको ध्यान देना है, जो आयोडाइड होता है, आयोडाइड ग्रुप, वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि अगर आपका यहाँ आयोडाइड हुआ तो वो जल्दी से फास्टली निकलेगा और एल्किल आयोडाइड मोर रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है आपका फ्लोराइड। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा Ri, एल्किल आयोडाइड मोर रिएक्टिव देन एल्किल ब्रोमाइड, एंड एल्किल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन एल्किल क्लोराइड, और एल्किल क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन एल्किल फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की तो हम बात ही नहीं करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्किल आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आयोडीन हुआ तो फास्टली निकल जाएगा, और बिकॉज ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल नहीं होती है, इसलिए फास्टली आपका X जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये X फास्टली निकल जाएगा, और जो ग्रुप आपके इस साइड थे वो इस साइड हो जाएंगे, और आपका देखिए यहां पर CH3 आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच हो जाएगा नया, और इधर आपका C2H5 और इधर आपका H। तो अगर आप गौर से देखो तो स्टूडेंट्स जिस साइड से आपका, इस साइड पर यहां पर तीनों ये ग्रुप थे, लेकिन आफ्टर जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं, इसको बना देता हूं। अच्छा, ये जानते हैं आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, कितने दूर कितने पास, ये आपकी जो डार्क लाइन होती है इसे हम वेज कहते हैं, वेज, वेज हमारी आंखों के पास होता है, और जो डैश होता है वो हमारी आंखों से दूर होता है, ठीक है। तो ये हमारा डैश होता है, तो डैश पर पहुंच जाएगा C2H5, इधर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां आ जाएगा आपका H। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखो तो आपके तीनों ग्रुप जो इस साइड थे, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उनका डायरेक्शन चेंज हो गया है, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और दूसरा इसका नाम है वाल्डन इन्वर्जन, इसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है स्टूडेंट्स। वाल्डन इन्वर्जन ये फिनोमिना है, ठीक है, और ये जो अटैक निकलता है ये फास्टली निकलता है।
वहां पर होता है रेसिमाइजेशन, SN1 में रेसिमाइजेशन हो रहा था, और यहाँ पर होता है वाल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि रिएक्टेंट में सबसे पहले तीनों ग्रुप इस साइड थे, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तीनों ग्रुप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ये बिल्कुल ऐसे हुई है जैसे बारिश के दिनों में हम छाता लेकर जाते हैं और अचानक तेज हवा चल जाती है, तो हमारा छाता पूरा की पूरा, हमारा जो अम्ब्रेला है वो पूरा इन्वर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है, हमारे हाथ में केवल छड़ रह जाती है। तो इट इज द अम्ब्रेला इफेक्ट, इट इज द अम्ब्रेला इफेक्ट, इज द अम्ब्रेला इफेक्ट, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला इफेक्ट। स्टूडेंट्स, वाल्डन इन्वर्जन इज लाइक ए अम्ब्रेला इफेक्ट। तो पहले की बुक्स में इसको हम अम्ब्रेला इफेक्ट के नाम से भी जानते थे, बिकॉज अम्ब्रेला बरसात के दिनों में जब तेज हवा चलती है तो वो उल्टा हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ भी जितने भी ग्रुप इस साइड थे वो कैसे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए वाल्डन इन्वर्जन को पहले अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते थे, बट आजकल नहीं बोलते। दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर अनस्टेबल होती है, ये आपको याद रखना है, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर कैसी होती है स्टूडेंट्स, अनस्टेबल होती है। अब हम बात करेंगे एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी, कि कौन सा एल्किल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 ज्यादा फास्टली शो करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। अगर इस बैक साइड पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि बोले तो हम ये कहेंगे कि बड़े ग्रुप प्रेजेंट है, लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है ऑन अटैकिंग साइड, देन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इफ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ कंडीशन है, if the large group present on the attacking site, if the large group present on the attacking site, then the reactivity of alkyl halide decreases alkyl halide decreases, ठीक है ना। ये मैं डाउन एरो लगाता हूँ, इसका मतलब डिक्रीज, और अपवर्ड में अगर एरो लगाता हूँ तो उसका मतलब इंक्रीज होता है। तो if the large group present on the attacking side, then the reactivity of alkyl group decreases, यानी कि अल्काइल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है इन फेवर ऑफ SN2, इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख सकते हैं, देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा अल्काइल हैलाइड का, ये होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होगा। देखिए SN1 में 3 डिग्री मोर रिएक्टिव था, यहाँ पर 3 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव देन, या लेस रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 2 डिग्री लेस रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पर मेथाइल हैलाइड। तो मेथाइल हैलाइड यहाँ पर मोर रिएक्टिव होगा, ध्यान रखेंगे। और इसका अगर वन वर्ड आपको आंसर देना है तो इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं कि अटैकिंग साइड पर बड़े बड़े लार्ज बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो वो आपके इस अटैकिंग कार्बन को घेर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, मैं यहाँ पर ये बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं ऐसे बड़े बड़े, तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है, एक कंडीशन और आती है यहाँ पर, कि अगर हमने देखा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि आपका अल्काइल हैलाइड अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो क्या होगा। इफ, अगली कंडीशन नंबर 2 है, इफ द अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, then D isomer convert into L and L isomer convert into D। तो अगर आपका
इफ द एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव इट मींस वो ऑप्टिकली आइसोमर होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर दो होते हैं, एक तो डी और एक एल। अगर आपका डी आइसोमर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल में, और अगर एल आइसोमर हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डी में। ये क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वाल्डन इन्वर्जन होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और हम इसको कह सकते हैं वाल्डन इन्वर्जन, और हम इसको कह सकते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ द एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन डी आइसोमर, व्हाट इज डी आइसोमर कन्वर्ट इनटू एल आइसोमर, और एल आइसोमर कन्वर्ट इनटू डी। देखिए डी और एल आइसोमर जो हम निकालते हैं ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम निकालते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर दो थे, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर SN2 रिएक्शन, फॉर SN2 के लिए हम जानते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं द रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द concentration of alkyl halide as well as the concentration of a nucleophile। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। तो आपके पास रेट आता है, रेट इज इक्वल्स टू के द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकलता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। SN1 में मैंने रेट एक्सप्रेशन लॉ बोला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे वहां। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका ऊपर वाला है, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका, इसमें हम देखते हैं द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का जो पावर आता है उसका सम करेंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपका R rate is equals to K the concentration of alkyl halide की पावर 1 and the concentration of nucleophile की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल जाएगा 1 + 1। देखिए द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर इसलिए हम इसको कहते हैं वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम इसको बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बता दिया कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर एक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर एक्टिव देन 1 डिग्री और 1 डिग्री मोर एक्टिव देन मेथिल हैलाइड। लेकिन SN2 में जस्ट अपोजिट होता है, उसका रीजन है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरी बात, एल्किल हैलाइड अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के हैलाइड हैं जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, तो आयोडाइड मोर रिएक्टिव होगा ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव होगा
क्लोराइड से, क्लोराइड मोर एक्टिव होगा फ्लोराइड से। तो इस तरह यहाँ पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। वहां पर रेसमाइजेशन था, यहाँ पर वाल्डर इन्वर्जन है। तो आज के लिए इस टॉपिक के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है आज की क्लास में से, वो ये है कि राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा। ध्यान रहे ये डिफरेंस आपको खुद को लिखने हैं, मैं नहीं बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में ये 5 डिफरेंस SN1 और SN2 के बीच में लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।